हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। हमारा ये सोशियोलॉजी डिसिप्लिन जो है ये किस तरीके से इमर्ज हुआ है, इसका मेन कौन से वो रीजंस है जिसके वजह से आज हम सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को देख पाते हैं और स्टडी कर पाते हैं। ये सारे चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। हम जब भी सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ सोसाइटी, हम साइंटिफिकली जब सोसाइटी को स्टडी करते हैं तभी इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का इमर्जेंस में बहुत सारे रीजंस काम करते हैं। आज के क्लास में इनको ही हम डिटेल में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि वो कौन से रीजंस है जिसके वजह से हमारा सोशियोलॉजी डिसिप्लिन आज इस जगह पर है। हमारा पहला जो रीज़न है वो है रेनेसा के वजह से हमारा सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होने में बहुत हद तक रेनेसा का भी हाथ है। फिर आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द एनलाइटनमेंट, फिर आता है काउंटर एनलाइटनमेंट। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर देखते हैं हम अलग अलग तरीके का जो सोशियोलॉजिकल थ्योराइजिंग है, जो अलग तरीके का थिंकर्स है, उन्होंने थ्योरीज देना स्टार्ट किया था सोशियोलॉजी में, और उसका क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आज जान लेंगे। यहाँ पर जब भी आप चीज़ों को स्टडी करो या फिर थिंकर्स या फिर कोई भी रिवोल्यूशन को स्टडी करो, तब उनका जो टाइम फ्रेम है वो कौन से साल से कौन सी साल तक चला था उसको ज़रूर याद कर लेना, और एग्ज़ाम में इसको लिखना मैंडेटरी है क्योंकि ये आपको अच्छी मार्क कैरी करने में हेल्प करता है। इस वजह से आप लोग ये जो टाइम लाइन है ये याद रखना, और इसका मेन रीजंस क्या रहा है इसको भी ज़रा याद रखना। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं रेनेसा के बारे में। रेनेसा जो है वो 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक चला था। ये मेनली जो हमारा डार्क एज था उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है रेनेसा पीरियड। डार्क एज में मेनली क्या होता था, वहाँ पर जो सोसाइटी था वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था। वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लोगों में कोई एकता नहीं था, एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन का रीज़न भी नहीं था। यानी कि वहाँ पर मेनली एक दूसरे के साथ सोच का जो मिलाव होता था वो भी नहीं था, और जो लोग एक जगह पर थे वो वहाँ पर ही कॉन्फाइन होकर रह गए थे। उनका कोई थिंकिंग डेवलप नहीं हो रहा था, और पिछले ज़माने में जो सारे चीज़ें अंधविश्वास चल रही थी उसके द्वारा ही वो लोग चल रहे थे। इसलिए उस फेज़ को कहा जाता है डार्क एज। डार्क एज के बाद धीरे धीरे हम लाइट में आए। जो लाइट का पीरियड है उसको ही कहा जाता है रेनेसा पीरियड। यहाँ पर रेनेसा जो वर्ड है इसका मीनिंग है रिवार्थ, यानी कि फिर से जन्म। हमारा जो सोसाइटी है, जो भी हमारा वर्ल्ड है, उसको रिबर्थ का कॉन्सेप्ट को ही कहा जाता है रेनेसा। यानी कि हमारा जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे फिर से जन्म हुआ, जहाँ से हम सोसाइटी को अलग तरीके से सोचने लगे, हमारा सोसाइटी ग्रो करने लगा, और जो डार्क एज में जो सारे प्रॉब्लम्स थे उनसे बाहर आने में हम सक्षम हुए थे। इस वजह से रेनेसा पीरियड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है हमें सोशियोलॉजी को जानने के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर रेनेसा पीरियड में वैसा क्या हुआ था जिसके वजह से हमारा लोग आज रेनेसा पढ़ रहे हैं। रेनेसा में फिलोसोफी, लिटरेचर और आर्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पर लोग धीरे धीरे साइंटिफिकली सोचने स्टार्ट कर दिए थे, और वो लोग जो भी हमारा रिलीजियन है उसका इफेक्ट को धीरे धीरे कम कर रहे थे। यानी कि रिलीजियन के द्वारा ही सारे चीज़ें होंगी, इसको धीरे धीरे नकारने लगे और लोग क्वेश्चन करने लगे इस फेज़ में। इस वजह से रेनेसा पीरियड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो 1789 से लेकर 1799 तक चला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा हिस्ट्री में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जहाँ पर हम सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल देखते हैं। यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल बहुत सारी चेंजेस हम फ्रांस में देखते हैं। यहाँ पर मेन जो चेंजेस थे वो था चर्च को लेके। यानी कि पहले के ज़माने में हम जानते हैं कि वहाँ पर
चर्च बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। वहाँ के जो प्रीस्ट थे चर्च के, वो लोग ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। वो लोग, उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट, यानी कि आप आजकल दुनिया में काम करो और आपको लाइफ में जो भी हैप्पीनेस चाहिए वो आपको आफ्टर डेथ ही मिलेगा, यानी कि आप मरने के बाद ही सारे सुख पा सकते हो। इस वजह से चर्च में पैसे चढ़ाओ और वहाँ के जो प्रीस्ट है उनको आप लोग संतुष्ट रखो। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसी चीज़ को तोड़ा गया था। वहाँ पर कहा गया था कि जो मोनार्किकल सिस्टम है, यानी कि चर्च के ऊपर सारे डिपेंडेंट होना, इसके ऑपोजिट में जाकर लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा चर्च जो है, जो हमारा रिलीजन है वो तो रहेगा, लेकिन ये जो चर्च का कॉन्सेप्ट है, प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें रैशनली चीज़ों को समझना पड़ेगा और लोगों का थॉट प्रोसेस में धीरे धीरे बदलाव आया। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके वजह से रिलीजन में बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे होने लगे और धीरे धीरे लोग सेकुलर होने लगे। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 से लेके 1840 तक चला था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मेनली हमारा जो इंडस्ट्री था वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। वहाँ पर स्टीम इंजन की डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे बहुत सारे मशीन्स आने लगे और मशीन्स के द्वारा ही इंडस्ट्री में काम होने लगी, जहाँ पर हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं, फोर्डिज्म जैसे चीज़ें, जहाँ पर लोग मशीन्स के द्वारा काम कराते थे और लोग भी एक मशीन के जैसे ही काम कर रहे थे। इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से बहुत सारे चेंजेस हम देख सकते हैं। लोग शहर की तरफ ज़्यादा आने लगे, शहर में बसने लगे, क्योंकि वहाँ पर रेडिली जॉब्स अवेलेबल थी और वहाँ पर पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे। इस वजह से लोग धीरे धीरे वो इंडस्ट्री के आसपास बसने लगे और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे। इस वजह से शहरों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम होने लगी, लोग बहुत ज़्यादा एक साथ एकजुट होने लगे। इस वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगी और हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी का जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है वो भी खराब होने लगा। इन सारी प्रॉब्लम्स का ही नतीजा है कि हम आज सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का इमर्जेंस देखते हैं। यहाँ पर उसके बाद एक फेज़ है जो है एनलाइटनमेंट। इस एनलाइटनमेंट को भी हमें थोड़ा जानना होगा। ये 1685 से लेके 1815 तक चला था। ये जो टाइम पीरियड है ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम इसके आसपास ही चीज़ों को समझ सकते हैं। एनलाइटनमेंट को एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, यानी कि इसी फेज़ में लोग रीजनिंग कैपेसिटी यूज़ करके चीज़ों को समझने लगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है, वो लोग रीज़न करने लगे। पहले जब सिचुएशन था, पहले के ज़माने में जो सिचुएशन था वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते थे, यानी कि रिलीजन ने जो चीज़ कहा है वही सही है, उसके अलावा बाकी सारी गलत है। लेकिन इसी एनलाइटनमेंट फेज़ में आकर ही हम देखते हैं कि लोग रीजनिंग कैपेसिटी अपना यूज़ कर रहे थे और चर्च को भी क्वेश्चन कर रहे थे, रिलीजन को भी क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स हुए थे यूरोप में एनलाइटनमेंट के टाइम पीरियड पे, जिसके वजह से हमारा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगी। एनलाइटनमेंट के बाद ही लोग अपना न्यू आइडियाज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे और पिछला जो आइडियाज़ थे उसको रिप्लेस कर रहे थे। यहाँ पर एनलाइटनमेंट फेज में हम बहुत सारे थिंकर को देखते हैं। यहाँ पर हमारा दो थिंकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक है रेने डेकार्ट्स और दूसरा है जॉन लॉक। रेने डेकार्ट का एक कॉन्सेप्ट था, वो है आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोच सकता हूँ इसी वजह से मैं जिंदा हूँ। पहले के ज़माने में लोग सोचते थे कि जो रिलीजन कहेगा वो ही सही है, लेकिन रेने डेकार्ट ने कहा था कि हमारी सोचने की कैपेसिटी है, इस वजह से ही हम जिंदा है, इसी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। ये जो बात है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है उस टाइम पीरियड के हिसाब से।
फिर जॉन लॉक का एक कॉन्सेप्ट है जो है टेबुलर रासा, यानी कि क्लीन स्लेट। हमारा जो दिमाग है वो एक क्लीन स्लेट के जैसा होता है। धीरे धीरे जब हम बाय बर्थ होते हैं, जब जन्म लेते हैं, वहाँ पर हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता है। सोसाइटी में हम जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ का सोशलाइजेशन के प्रोसेस के वजह से हमारे दिमाग में चीज़ें धीरे धीरे बसती रहती है और हम उस जगह के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से तैयार होते हैं। हमारा नॉलेज भी उसी तरीके से बनता है। इस वजह से जॉन लॉक ने कहा है कि हम क्लीन स्लेट के साथ जन्म लेते हैं और धीरे धीरे हम जिस तरीके का एक्सपोजर पाते हैं, सोशलाइजेशन पाते हैं, उसी तरीके का हमारा दिमाग तैयार होता है। इस वजह से उन्होंने कहा था कि रिलीजन भी ऐसा ही एक चीज़ है जो हमारे दिमाग में लाया जाता है। इसको अलग में रखते हुए बाकी जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। इस एनलाइटनमेंट फेज में लोगों ने साइंटिफिक चीज़ों को अपनाया था और साइंटिफिकली चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिलीजन को ऑपोजिट में रखकर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था कि रिलीजन को छोड़ो और एक सेकुलर की तरह सोचो। फिर आता है हमारा काउंटर एनलाइटनमेंट फेज। काउंटर एनलाइटनमेंट फेज मेनली हमारा जो एनलाइटनमेंट फेज है उसका ऑपोजिट है। एनलाइटनमेंट फेज को क्रिटिसाइज करके ही ये काउंटर एनलाइटनमेंट फेज हुआ है। यहाँ पर जो भी थिंकर्स है काउंटर एनलाइटनमेंट के रिलेटेड, वो लोग कहते हैं एनलाइटनमेंट जो फेज है ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत खराब चीज़ है। ये जो एनलाइटनमेंट है इसको ख़त्म करके हमें वापस से प्रीवियस टाइम पीरियड में जाना चाहिए, जहाँ पर हमारा सोसाइटी बहुत अच्छा चल रहा था, जहाँ पर लोगों के बीच में इतना तनाव नहीं था और लोग हैप्पीली जी रहे थे। क्योंकि एनलाइटनमेंट पीरियड के आने के बाद ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने लगे। लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगा। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा कि एनलाइटनमेंट और काउंटर एनलाइटनमेंट का जो इंटरप्ले है, इन दोनों के बीच में जो तनाव का सिचुएशन है, यही मेनली हमारा सोशियोलॉजिकल थ्योराइजिंग का रीज़न है। यानी कि सोशियोलॉजी का जो थ्योरीज है और आइडियाज़ है, ये सारे चीज़ें, ये एनलाइटनमेंट और काउंटर एनलाइटनमेंट के बीच में जो तनाव है, इसके वजह से ही तैयार हुआ था। यहाँ पर एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काउंटर एनलाइटनमेंट के थिंकर है जो है डी बोनाल्ड। उन्होंने कहा था कि हमारा जो लाइफ है, जो लिविंग स्टाइल है, हमें फिर से वापस से मिडाइवल टाइम में चला जाना चाहिए। यानी कि प्रीवियस टाइम में हमें चला जाना चाहिए जहाँ पर हमारा लाइफ बहुत ही हार्मोनियस था, जहाँ पर हम हैप्पीली जी रहे थे। ये एनलाइटनमेंट जो है इसको हमें कैंसिल करना चाहिए और हमें वापस प्रीवियस टाइम पीरियड पे जाना चाहिए। यहाँ पर हमने बहुत सारे थ्योरीज देखी है, बहुत सारे रिवोल्यूशंस देखी है। यहाँ पर हमने रेनेसा देखा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट और काउंटर एनलाइटनमेंट चीज़ें आज अभी तक स्टडी की है। हम जब भी हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि हमारा सोशियोलॉजी डिसिप्लिन किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, इसमें मेनली 3 रीजन्स या फिर 3 फैक्टर्स काम करते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फिर है हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट। ये 3 रीजन की वजह से मेनली हमारा जो सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन है ये इमर्ज हुआ है। ये 3 फेजेस के वजह से हमारा सोसाइटी जो है ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गया था। क्योंकि यहाँ पर शहर में लोग ज़्यादा बसने लगे, इंडस्ट्री के आसपास लोग बसने लगे और उन लोगों के बीच में कैओस और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और लोगों में क्राइम बढ़ रही थी और लोग ना खाते हुए मर रहे थे। इस वजह से सोशियोलॉजिस्ट ने, उस टाइम पीरियड के जो थिंकर्स थे, उन्होंने सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश की थी। जो भी सिटीज़ थे उनको स्टडी करने की कोशिश की थी कि क्यों ये सारे जो सोशल एनार्की है ये क्यों हो रहे हैं शहरों में और इंडस्ट्री के आसपास। इसी वजह से धीरे धीरे करके हमारा जो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है ये बनने लगा। क्योंकि सोसाइटी का जो साइंस है इसको ही हम कहते हैं सोशियोलॉजी। यहाँ पर हमारा ऑगस्ट कॉम्ट ने ही पहले सोशियोलॉजी टर्म दिया था और उनको ही हम कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उनका हाथ पकड़ के ही हमारा जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ये चलना स्टार्ट किया था।
उन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को कहा था क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, यानी कि ये एक क्राउडिंग एडिफाइस है, ये एक ताज की तरह है हमारी डिसिप्लिन्स में। बहुत सारे डिसिप्लिन्स है लेकिन इसमें से जो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है ये क्वीन है। इस वजह से उन्होंने इस सोशियोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था। उन्होंने इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे जो मैंने इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में ऐड करके रखी है। आप लोग ऑगस्ट कॉम्ट के क्लास सेपरेटली देख सकते हो। यहाँ पर जो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है वो कॉम्टे से तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे थिंकर आते गए जो लोग सोशियोलॉजी डिसिप्लिन में अपना कंट्रीब्यूशन देते गए, जिसके वजह से आज हम जो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है ये स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी की बात करते हैं, बहुत सारे थिंकर्स ने सोशियोलॉजिकल थ्योरी दिया है। यहाँ पर दो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, यानी कि दो तरीके से वो लोग अपना सोशियोलॉजिकल थ्योरी डेवलप करते हैं। एक होता है इनर कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है आउटर कॉन्टेक्स्ट। जब भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी डेवलप होता है ये दो कॉन्टेक्स्ट हमें दिमाग में रखना होता है। जो भी इंसान इनर कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो भी इंसान ये थ्योरीज लिख रहा है उसका बैकग्राउंड, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। वो किससे मोटिवेटेड है ये सारी चीज़ें भी उसका थ्योराइजिंग में दिखता है। इस वजह से हमें इनर कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है और आउटर कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, उसका सोशल, फिजिकल, वो किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखना होता है। तभी हम कोई भी थ्योरी को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इस वजह से जब भी हम कोई थिंकर को स्टडी करेंगे तो उसका बैकग्राउंड और वो कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करता है ये पहले जान लेंगे, तभी हम अच्छी तरीके से थ्योरीज को समझ सकेंगे। यहाँ पर हमारा जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में ऑगस्ट कॉम्ट का हाथ सबसे ज़्यादा है। उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी डिसिप्लिन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन अगर हम इमर्जेंस की बात करें कि स्टार्टिंग मेनली कौन सी सोशियोलॉजिस्ट ने किया था, तो हम कह सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट ने तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसमें और भी प्रोमिनेंट कुछ थिंकर्स है जो है इमाइल डुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर। ये सारे थिंकर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। अगर हमें सोशियोलॉजी को समझना है तो ये थिंकर्स को डीपली अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि ये जो थिंकर्स है हमें हर बुक में, हर जगह पर कहीं ना कहीं मिलेंगे। अगर इनका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तभी हम सोशियोलॉजी को इजीली समझ सकते हैं। इस वजह से इन सारे थिंकर्स को आप लोग ज़रा अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। मैं इस प्लेलिस्ट में इन सारे थिंकर्स का सेपरेट क्लास आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस चैनल पे आपको बहुत सारे सोशियोलॉजिकल वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें ढूंढने में आपको प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करोगे तभी उनको समझ में आएगा कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।